गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे। वो हमारा क्या है? प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। यस्टरडे वी लर्न अबाउट कॉस्ट एस्टिमेशन एंड इट्स मेन constituents. Today we can read about the procedure of cost estimation, that which procedure is followed to complete the cost estimation of a product. राइट मतलब हम उन सभी प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन प्रोसीजर के इस्तेमाल से हम किसी भी प्रोडक्ट का क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं। इसमें हमारे करीब 15 पॉइंट्स हैं, 15 ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। काफ़ी डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, काफ़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट का कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इसेंशियल हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट वर्क आउट द रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और मटेरियल। ठीक, यस्टरडे हमने ये पढ़ा था कि जो भी हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन है, ठीक है, उसमें कौन कौन से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से कॉस्ट इसमें हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, कौन कौन से कास्ट काम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये समझिए कि उन्हीं के आगे का एक्सपेंशन है, उन्हीं के उन पॉइंट्स का क्या है, एक्सपेंशन। सबसे पहला हमारा क्या है पॉइंट, कि जो भी हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है कि उस प्रोडक्ट या मटेरियल को बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ सकती है, उसका पूरा क्या करता है, एक प्लान बनाता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में हमको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले ये हमारा आता है कि इस क्या 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 रिक्वायर्ड है, क्या ज़रूरी है किसी प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट पूरा एक लेआउट तैयार करके बताता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो कंपोनेंट चाहिए, जो पार्ट्स चाहिए, उनका क्या होता है, एक डिटेल लिस्ट बनाई जाती है कि ये कंपोनेंट है, इसके ये साइज़ हैं, इसका ये स्पेसिफिकेशन है, और उन डिटेल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट की एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये चीज़ें हमको प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं। पॉइंट नंबर 3, टू डिसाइड विच कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंसर्न itself and which should be procured from outside market. Means this point is very essential. In this point we can find out about the component or the material required to manufacture a product, that which product can be produced by itself. इंडस्ट्री इनमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको खुद बना सकती है, एंड विच कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द आउटसाइड, और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे यहाँ नहीं बन सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री में नहीं बन सकते हैं, और इनको हमको बाहर किसी सिस्टम कंपनीज या किसी और जगह से हमको मंगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंपनी ये डिसाइड करती है कि जो भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हैं उनमें से कौन सा हम खुद अपने इंडस्ट्री, अपने फैक्ट्री में बना सकते हैं, और कौन सा प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते हैं उनको हम क्या करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। आप इंडस्ट्री वगैरह विजिट करते होंगे, आप देखते होंगे कि अगर कोई एक बहुत बड़ी कंपनी लगी हो तो उसके साथ आसपास के एरिया में तमाम ऐसी छोटी मोटी कंपनीज़ होती हैं जो वेंडर कंपनियाँ होती हैं, जो उन कंपनीज़ को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट खुद नहीं बना सकती हैं, या जो उनके यहाँ सेटअप नहीं है जिनको बनाने का, उनको वो बाहर से मंगाती हैं। जैसे अब टाटा मोटर्स यहाँ पे हमारे नियर बाई में है, तो टाटा मोटर्स की तमाम वेंडर कंपनीज़ हैं जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स को क्या करती हैं, टाटा मोटर्स को सप्लाई करती हैं, जिससे वो उन कंपोनेंट्स का यूज़ करके अपने व्हीकल को असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 3 में क्या है हमारा, कि हम ये डिसाइड करते हैं कि विच प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंसर्न इटसेल्फ एंड विच शुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द outside market. Number 4 is planning department arrange the drawing, decide the methods to be used and sequence of operation, machines to be utilized, wages rates allowed to the workers. Means here a major role of planning department
is mentioned in this lines that the planning departments arrange the drawing. Drawing is very essential for the manufacturing or for the product which can provides a good quality product. Planning department drawing को arrange करता है. They can describe the methods how to be performed or the sequence of operations which can provide the product. मतलब वो ड्राइंग को अरेंज करेगा, मेथड्स को बताएगा कि किन मेथड्स को हमको यूज़ करना है और क्या क्या ऑपरेशन होंगे, क्या क्या सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होंगे. मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक सीक्वेंस को क्या करता है, डिफाइन करता है कि पहले हमको ये प्रोसेस अडॉप्ट करना है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस, देन देयर बाय अनदर नेक्स्ट प्रोसेस. तो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशन कैन बी अरेंज और कैन बी decided by the planning department for the manufacturing or for the establishment of a good quality product. ठीक, तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ड्राइंग दे, ऑपरेशंस को समझाए, ठीक है, कौन सी मशीन कब यूटिलाइज्ड होनी है इनके बारे में बताए, जो भी वर्कर्स हमारे काम करेंगे उनके वेजेस के बारे में बताए. तो ये सभी हमारी क्या होती है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होता है. नंबर 5, एज पर प्रोडक्ट डिज़ाइन डिसाइड द एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड. जो भी हमको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, जो भी मार्केट से रिक्वायर्ड है या जो भी दूसरी कंपनी से रिक्वायर्ड है, जिनके कंपोनेंट को हम बना रहे हैं, उस कंपोनेंट में कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए और कितना उसमें क्या होना चाहिए, सरफेस फिनिश होना चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं. एक्यूरेसी मतलब जो भी उसके डायमेंशंस हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करें, बना सकें. ठीक है. नेक्स्ट, तो दीज आर द 5. नेक्स्ट इज to determine the material cost by calculating the quantities of various input material required. ठीक है. अब प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायर्ड मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि जिससे हमारा क्या हो, हम क्या करें, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कितना मटेरियल का कॉस्ट आएगा, वो हमको पता चल सके. पॉइंट नंबर 7, to determine the time required for the performing various operations with the help of the time and motion study and by providing the suitable allowances. ठीक है. मीन्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है. जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कितने समय में हम ये प्रोडक्ट को बना लेंगे. ठीक है. तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है, इसको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी. टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि किस तरीके से टाइम एंड मोशन स्टडी हमारा काम करता है. तो विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी वी कैन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मिंग द वेरियस ऑपरेशंस. ओके. नंबर 8, कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट. हम क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं. मतलब प्रोसेस जो भी है हमारा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का या इस्टेब्लिश करने का, उसमें कितना हमारा लेबर कॉस्ट आएगा, उस लेबर कॉस्ट को हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं. क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमको इतना लेबर कॉस्ट, लेबर चार्ज देना पड़ेगा. नंबर 9 इज कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय एडिंग all direct expenses to the direct material and direct labor cost. हम उन सभी प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं जो उस प्रोडक्ट से हमारे क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. मतलब डायरेक्टली उन प्रोडक्ट्स को बनाने में कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर 10 इज़ कैलकुलेट द फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स होते हैं, हमने कल पढ़ा था अपने लेक्चर में लास्ट पॉइंट पे, ओवरहेड एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो जो भी हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज़ के जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. क्योंकि बहुत सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस. कल हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट को कि अगर कोई मान लीजिए मशीन हमारी क्या है, काम नहीं कर रही है, ठीक है, शट डाउन कंडीशन में चली गई है, तो उसके रिपेयर या मेंटेनेंस में जो भी खर्चा आएगा, तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे फैक्ट्री के ओवरहेड कॉस्ट्स हैं. ठीक है. पावर सप्लाई जो होती है, वाटर का जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है, तो ये सभी ओवरहेड कॉस्टेड हैं. तो इन सभी कॉस्ट को भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं.
Number 11 is determine the administrative overheads after consideration of the policy of the plant for calculating these expenses. इन सभी एक्सपेंसेस को हम कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस आता है, ठीक है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को हम क्या करते हैं इसमें कंसीडर कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तमाम नॉर्म्स को हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमको काम करना पड़ता है, तो उसमें जो भी हमारे एक्सपेंस आते हैं वो हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। नंबर 12 इज कैलकुलेट द पैकिंग एंड डिलीवरी ओवरहेड एक्सेट्रा। मीन्स आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट द पैकिंग एंड देयर डिस्पैचिंग और डिलीवरी कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द ओवरऑल कॉस्ट। मतलब जो भी हमारी पैकिंग कॉस्ट आ रही है या जो भी हमारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में डिलीवरी कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया, तो इन दोनों को भी हम क्या करते हैं प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। जितनी भी चीज़ इसेंशियल रिक्वायर्ड हैं उन सभी चीज़ का कॉस्ट हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ये बाहर की जो पैकिंग होती है उसका भी कॉस्ट हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्सपेंस हुआ है उसमें वो भी कंसीडर होता है, बिकॉज द आउटर इनवेलप और आउटर पैकिंग इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। Sometimes the aesthetic consideration is more essential because the consumer attract towards the product with their outer appearance। ठीक है, जो भी उसका आउटर अपीयरेंस है उसकी वजह से कंज्यूमर ज़्यादा क्या होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 13 डिटरमाइनिंग द टोटल कॉस्ट। इन सभी कॉस्टों को हम कंसीडर करते हुए हम क्या करते हैं टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 14 डिटरमाइन द सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय एडिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट एंड टोटल कॉस्ट to the total cost and taking into consideration the discount to be provided to the distributors। इसके बाद हम क्या करते हैं टोटल कास्ट को डिटरमाइन करने के बाद हम उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। सेलिंग प्राइस हमको ऐसा करना है कि सेलिंग प्राइस में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट भी दे दें, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर भी उसमें क्या करे कुछ अर्न कर सके, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर अर्न नहीं करेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो हम जो भी सेल प्राइस होता है सेल्स प्राइस उसको इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का भी फ़ायदा हो जाए हमारा, ठीक है, जिससे हम उसको और हमारा भी प्रॉफिट हो जाए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी प्रॉफिट हो और डिस्ट्रीब्यूटर का भी प्रॉफिट हो, ठीक, और डिस्काउंट के साथ वो कस्टमर को बेच पाए। तो इतना हम मार्जिन लेके चलते हैं जिससे क्या हो हमारा जो भी प्रोडक्ट हो वो मार्केट में अच्छे तरीके से क्या हो रेगुलेट हो पाए। Last and number 15 to decide the date of delivery in consultation with production and sales department for the concern। उसके बाद हम क्या करते हैं जो भी हमारा प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट है उससे कंसर्न करके हम क्या करते हैं जो भी हमारी डिलीवरी की डेट है उसको हम फाइनलाइज कर देते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हमारे क्या हैं कॉस्ट एस्टिमेशन में कैलकुलेट किए गए हैं। जो हमारा 14 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारा कॉस्ट लगा उसके बाद हम क्या करते हैं उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स कॉस्ट डिसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? सेल्स कॉस्ट को ऐसे डिसाइड करना चाहिए कि जिसमें मैन्युफैक्चरर का भी प्रॉफिट हो, डिस्ट्रीब्यूटर जो उसको बेच रहा है उसका भी प्रॉफिट हो और कंज्यूमर जो ख़रीद रहा है उसको वो प्रोडक्ट कुछ डिस्काउंट पे मिले, जिससे वो भी सोचे कि हमको ये प्रोडक्ट थोड़ा सा डिस्काउंट में मिला है। तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही हम प्रोडक्ट का जो भी हमारा सेल प्राइस है सेलिंग प्राइस है उसको हम क्या करते हैं फाइनलाइज करते हैं। तो ये तीनों हमारे क्या थे किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को एस्टिमेट करने के हमारे क्या थे प्रोसीजर थे। 15 प्रोसीजर थे, ये आपको समझ में आया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल को तुरंत दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप देख सकें। थैंक यू।